शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर आया तो अंत में है, लेकिन ये शिक्षण संग्रह मॉड्यूल बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे शिक्षकों के लिए। और ऐसा हमारे प्रशासन को क्यों महसूस हुआ कि हमें शिक्षण संग्रह की संकल्पना को हमारे बीच में लेकर के आना चाहिए, क्योंकि बहुत समय से हमारे बीच में हमारे ऊपर ये मिथ्या आरोप लग रहे थे कि हमारा टीचर कुछ करता नहीं है, पढ़ाता नहीं है, उसमें पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल के जैसे वो एबिलिटीज़ नहीं है। तो इस प्रकार की जो मिथ्या आरोप हमारे ऊपर लग रहे थे इतने योग्य होने के बाद भी, तो हम इस शिक्षण संग्रह के माध्यम से थोड़ा सा ऐसी अपनी टीचिंग मेथड्स को हम अपडेट करेंगे। किस प्रकार से अपडेट करेंगे, इस विषय वस्तु के ऊपर इसमें विचार विमर्श किया गया है। तो आइए हम बात करते हैं शिक्षण संग्रह के लिए कि शिक्षण संग्रह एक ऐसी हस्त पुस्तिका के रूप में आया है, ऐसी सूचनाओं का संग्रह है जो कि एक सुंदर विद्यालय परिसर के लिए अपने शिक्षण कौशल, शिक्षण योजनाओं, लर्निंग आउटकम्स, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं से संबंधित है, जिनका उपयोग शिक्षक अपने दैनिक कक्षा शिक्षण के नियोजन और प्रबंधन में कर सकते हैं। जैसा कि इसको इंग्लिश में कॉम्पेंडियम नाम दिया गया है, तो कॉम्पेंडियम का मतलब भी यही है, कंपनी देना और उसको पेन डाउन करना, अपने दैनिक गतिविधियों को, दैनिक गतिविधियों को पेन डाउन कर लेना, उसको हस्तलिखित रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करना ही कॉम्पेंडियम कहलाता है। शिक्षण संग्रह की अवधारणा क्या है और उसकी आवश्यकता हमें समय समय पर क्यों महसूस हो रही है, इस पर बात करते हैं। शिक्षण संग्रह एक ऐसी हस्तपुस्तिका है हमारे टीचर्स के लिए जो कि आज की आवश्यकताओं और व्यावसायिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए ऐसी जानकारियों के साथ, उपयोगी सूचनाओं के साथ, विभिन्न शैक्षिक संदर्भों के साथ संकलित किया गया है। इस हस्तपुस्तिका में शिक्षण योजना, लर्निंग आउटकम व उससे संबंधित तालिकाएं, ICT का प्रयोग, समय सारणी, नवाचारों, गतिविधियों, सामुदायिक सहभागिता, व्यक्तित्व विकास की कार्ययोजना, सीखने का आंकलन, विद्यालय नेतृत्व व अन्य शिक्षकोपयोगी तथ्यों की जानकारी इसमें समाहित की गई है। इस शिक्षण संग्रह में हम जान सकेंगे कि इसको किस किस भागों पर फोकस करना है। शिक्षण संग्रह को 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें अवधारणा और आवश्यकता, शिक्षण योजना, लर्निंग आउटकम, उससे संबंधित तालिकाएं, ICT का प्रयोग कैसे करें, समय सारणी और नवाचार, व्यक्तित्व विकास की कार्ययोजना, सीखने का आंकलन, विद्यालय नेतृत्व और अन्य परिशिष्ट में अन्य चीज़ें और भी हैं, जिसमें कुछ सैंपल्स हैं शिक्षण योजनाओं के। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। प्रभावी शिक्षण में शिक्षण योजना की आवश्यकता। अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो इसमें सबसे पहले आता है शिक्षण योजना क्या है। शिक्षण योजना बनाने के लिए हमें किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना होगा, शिक्षण योजना का प्रारूप कैसा होना चाहिए, शिक्षण योजना में लर्निंग आउटकम कैसे फिक्स किया जाए, लर्निंग आउट है क्या, अधिगम परिणाम तालिकाएं, लर्निंग आउटकम पर प्राप्त करने के तरीके कैसे हैं। नेक्स्ट, शिक्षण योजना क्या है, आइए हम बात करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमें अपने प्रभावी शिक्षण को अपने बच्चों के समक्ष लाने के लिए हम ये जाने कि शिक्षण योजना क्या होती है। जैसा कि प्रिय साथियों, हम लोग पहले भी अपने BEd में, PTC में लेसन प्लान्स बनाते रहे हैं, पाठ योजनाओं का संकलन करते रहे हैं। तो पाठ योजनाएं ऐसी होती हैं कि पाठ योजनाओं के अंदर महत्वपूर्ण उद्देश्यों पर बात होती है। थोड़ा सा हम इस डिफरेंस को यहाँ पे समझ लेंगे। पाठ योजना उद्देश्यों से भरी होती है। पाठ योजना किसी महत्वपूर्ण बातों का खाका तैयार करती है और पाठ के उद्देश्य, शिक्षण सामग्री का प्रयोग, विद्यार्थियों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न, पाठ की पुनरावृत्ति और होमवर्क पे डिपेंड होती है पाठ योजना। परंतु शिक्षण योजना इससे थोड़ी सी भिन्न है। शिक्षण योजना उस पाठ योजना का ही एक अंग होती है, एक अंश के रूप में होती है।
शिक्षण योजना में हमें एक मार्गदर्शक के रूप में भूमिका निभाती है, जिसमें शिक्षण प्रक्रिया, गतिविधियों, आंकलन, चरणबद्ध नियोजन, व्यवस्थित क्रमबद्ध अधिगम का सटीक योजना शिक्षण योजना कहलाती है। शिक्षण योजना में विभिन्न सहायक सामग्री और क्रियाकलापों के माध्यम से हम अपनी शिक्षण योजना को प्रस्तुत करते हैं। इसके लिए समय सीमा भी निर्धारित होती है और एक पाठ को कई भागों में बांट करके हम अपनी शिक्षण योजना को बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। शिक्षण योजना को बनाने के लिए हमें किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए? चयनित लर्निंग आउटकम सबसे पहले डिसाइड होना चाहिए कि हम किस लर्निंग आउटकम के ऊपर गतिविधि करने जा रहे हैं। बच्चों को उसमें हमें किस पर फोकस करना है, हमारा लक्ष्य क्या है, ये सबसे पहले डिसाइड होना चाहिए। केवल बच्चों को खेल खिला देना ही गतिविधि नहीं होती, उसके माध्यम से बच्चे क्या सीख पा रहे हैं इस पर भी बात करनी होती है। लर्निंग आउटकम के आधार पर उपयुक्त गतिविधियों, सामग्री चयन, शिक्षण योजना के विभिन्न चरणों पर समय निर्धारण करके सभी स्तर की सहभागिता सुनिश्चित करना। सभी स्तर से इसमें तात्पर्य ये है कि हमारी एक कक्षा के अंदर अलग अलग स्तर के बच्चे होते हैं, विविधता होती है। उसमें प्रतिभाशाली बच्चे भी होते हैं, मध्यम स्तर के औसत के बच्चे भी होते हैं और निम्न स्तर के बच्चे भी होते हैं। तो हमें ऐसी गतिविधि लर्निंग आउटकम फिक्स करके बनानी होती है जिसमें सभी स्तर के बच्चे स्वतंत्रता से सहभागिता कर सकें और उससे कुछ सीख सकें। सतत छात्र प्रगति आकलन, रणनीतियों का निर्माण, शिक्षण की रोचकता और प्रभावी शिक्षण, इन सब बिंदुओं पर हम फोकस करके अपना लर्निंग आउटकम फिक्स करके शिक्षण योजना का निर्माण करते हैं। आइए देखते हैं शिक्षण योजना का उदाहरण, शिक्षण योजना बनाई कैसे जाती है। सर नेक्स्ट स्लाइड। शिक्षण योजना का एक प्रारूप आपके समक्ष है। तो इस प्रारूप पर हम फोकस करते हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि एक निश्चित फॉर्मेट दिया गया है। इसी जिस प्रकार से पाठ योजना बनाने के लिए एक फॉर्मेट होता है, इसी तरीके से शिक्षण योजना के लिए भी इस फॉर्मेट को फॉलो करना होता है, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस फॉर्मेट को बनाना, इस प्रकार से शिक्षण योजना तैयार करना हमारे प्रत्येक शिक्षक का दायित्व है। इसको समझना, तभी वो एक अच्छी कार्य योजना, अच्छी शिक्षण योजना बच्चों के बीच में उतार सकेंगे। तो इस शिक्षण योजना का जिस प्रकार से आप प्रारूप देख रहे हैं, दिनांक, कक्षा, विषय, समय के अनुसार और समय सीमा इसमें निर्धारित होती है। उस समय सीमा को हम क्रॉस नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम 35 मिनट्स, मिनिमम 15 to 20 मिनट्स। फिर लर्निंग आउटकम की बात कि हमें लर्निंग आउटकम पर किस पर बात करनी है। मान लीजिए हमें भाषा के 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना। तो अगर हमने सुनने पर बात करनी है तो हम ऐसी गतिविधि बनाएंगे कि जिसमें बच्चा सुनने के कौशल को अच्छे से ग्रहित कर सके, अच्छे से उसकी जानकारी हासिल कर सके। तो अगर लर्निंग आउटकम फिक्स नहीं हुआ तो हमारा बच्चा उस लर्निंग आउटकम को नहीं सीख पाया, तो हमने कोई भी गतिविधि ऐसी नहीं की, सिंपल हमने खेल खिलाया और छोड़ दिया। इसलिए हमें लर्निंग आउटकम को अवश्य ध्यान में रखना है। प्रकरण, सीखने सिखाने की सामग्री, उस गतिविधि को बनाते समय हम अपने उदाहरण, अपने TLM को किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं, दैनिक उपयोग की चीज़ों से कर रहे हैं, ऑडियो वीडियो यूज़ कर रहे हैं, कैसी हमारी सीखने सिखाने की सामग्री है, उस पर बात करेंगे। फिर गतिविधियाँ, हमने कौन सी गतिविधि बच्चों के बीच में उतारी, वो हमारी गतिविधि इसमें आती है, जिसके लिए हमें 5 मिनट का समय, 5 से 7 मिनट का समय बच्चों को देना होता है। फिर शिक्षण के दौरान हम क्या करते हैं, किस प्रकार से हम ग्रुप वर्क कराते हैं, बच्चों के बीच में उसको कैसे उतारते हैं। साथियों, इस गतिविधि के प्रारूप को समझने के लिए आपको एक चीज़ इसमें और जान लेनी है। गतिविधि जो भी बनाई जाए, ERAC, E फॉर एक्सपीरियंस, R फॉर रिफ्लेक्शन, A फॉर एप्लीकेशन एंड C फॉर कंसोलिडेशन, इस
ERAC के पैटर्न को इस गतिविधि में शामिल किया जाना चाहिए। जहाँ पे आप इस सूत्र को पालन कर लेते हैं तो आपकी शिक्षण योजना एक प्रभावी शिक्षण योजना के बीच में उतर आएगी और आपकी एकदम अच्छे से शिक्षण योजना तैयार हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं लर्निंग आउटकम प्राप्त करने में सहायक शिक्षण योजना। लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने में सहायक कैसे हो, हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करें कि हम अच्छी शिक्षण योजना को बना सकें। सर अगली स्लाइड। ICT का प्रयोग। ICT के कॉन्सेप्ट में भी आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर ज़्यादा छोटे बच्चे क्लास 1-2 के बच्चे हैं तो आपको गतिविधि का निर्माण करते समय ये नहीं करना है कि आप मैक्सिमम ICT का प्रयोग करें। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की चिंतन शैली जो होती है वो प्रभावित होती है। ज़्यादा छोटे स्तर के बच्चों के लिए ICT का प्रयोग वर्जित है। उस टेक्निकल पार्ट को समझाने के लिए आपको ICT का प्रयोग करना है जो आप बच्चों तक कन्वीनियंट तरीके से नहीं पहुंचा पा रहे हैं। फिर आते हैं समय सारणी। समय सारणी को ध्यान में रख के अपनी गतिविधि का निर्माण करना। विद्यालय भवन, परिवेश, बाला बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड्स। हमारे विद्यालय भवन की दीवारें वो लर्निंग एड्स से परिपूर्ण हो, उस पर ऐसी सृजन क्षमता का विकास हो, ऐसी रचनात्मकता का विकास हो। हर दीवार बच्चे को कुछ ना कुछ सिखाए, हर कोना बच्चे को कुछ ना कुछ सिखाने में मददगार हो। ऐसा हमारा विद्यालय का परिवेश होना चाहिए। पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का प्रयोग, शिक्षण अधिगम सामग्री, गणित विज्ञान किट। हमारी बैठक व्यवस्था कक्षा की कैसी है, कक्षा में समूहों में बच्चों को बैठाना और समूहों के बाद भी उनको जोड़ी में बिठाना। समूह 5-5 बच्चों का समूह बनाने के बाद उसको भी हम पार्टनर के रूप में शेयरिंग कराना, ये हमारी बैठक व्यवस्था, उचित बैठक व्यवस्था कहलाती है। शैक्षिक नवाचार, उस पाठ को, उस विषय वस्तु को हमने प्रस्तुत करने के लिए जिस प्रकार से पाठ निर्धारित किया गया है, उस पाठ के अतिरिक्त, उसके निर्धारण के अतिरिक्त हमने उसको बच्चे को पेश कैसे किया, किस प्रकार के नए आइडियाज़ उसमें शामिल किए। ऐसी गतिविधि के वही हमारी गतिविधि होती है, वही गतिविधि आधारित शिक्षण होता है, इनोवेशन वाला, कि हमने उसको बच्चे के सामने प्रस्तुत कैसे किया। जिस प्रकार से इंसान होने के नाते एक मानव दृष्टिकोण से हम एक ही सब्जी या एक ही भोजन को ग्रहण करते करते हम भी उब जाते हैं, परिवर्तन हमें चाहिए होता है। तो उसी प्रकार से हम उस विषय वस्तु को किस प्रकार से परिवर्तित करके नए नए आयामों से हम बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं, वही हमारी गतिविधि एक इनोवेशन कहलाता है। फिर आते हैं विद्यालय में परिवेशीय संसाधनों व सामुदायिक ज्ञान का उपयोग करना। छात्र व्यक्तित्व विकास कार्य योजना, जिसमें अपने को म्यूट कर लें अहमद जी। छात्र व्यक्तित्व विकास कार्य योजना, इसके लिए हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़, प्रातःकालीन सभा, संध्याकालीन सभा, सह शैक्षिक गतिविधियाँ, खेल गतिविधियाँ एवं प्रतियोगिताएं, जीवन कौशल का विकास, व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यावसायिक परामर्श और बाल संसद। जो हम साथियों विद्यालय में को करिकुलर एक्टिविटीज़ या सह संज्ञानात्मक जो गतिविधियां करवाते हैं, उसके स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में भी, अन्य करिकुलर एक्टिविटीज़ में के माध्यम से भी हमें हमारा लर्निंग आउटकम फिक्स करना चाहिए कि उसमें हमने खेल के माध्यम से बच्चे को क्या मैसेज दिया, कौन सी मानवीय दृष्टिकोण उसमें विकसित किए, नैतिक चारित्रिक विकास उनका किया। उसमें भी हमारी प्रातःकालीन संध्याकालीन सभाओं के माध्यम से हमने बच्चे को क्या मैसेज दिया, ये भी हमारे लर्निंग आउटकम उसमें फिक्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा जो मन आया वो खेलता रहा, ऐसा हमारा लर्निंग आउटकम फिक्स नहीं होता है। और जीवन कौशल का विकास, जैसा कि हमारे बीच में हर ट्रेनिंग, हर प्रशिक्षण स्किल पर आधारित चल रही है, स्किल डेवलपमेंट बच्चों में बहुत ज़रूरी है। हमने जो भी आज तक बच्चों को ज्ञान देते रहे, इसीलिए हमारा ज्ञान वो अधूरा रह गया, क्योंकि हमने रटंत प्रणाली को अपनाया, स्किल डेवलपमेंट पे, अवधारणाओं पे हमने, लॉजिक्स पे हमने काम नहीं किया।
अगर हम स्किल डेवलपमेंट बच्चे को करते हैं तो हमारा बच्चा इस चीज़ के लिए तैयार होता है कि बच्चा उस चीज़ को कैसे करेगा, ना कि वो हमारे दिखाए हुए मार्ग पर हमें फॉलो करेगा, बल्कि अपना नया मार्ग खुद बनाएगा। क्योंकि हर बच्चे में सीखने की क्षमता और ग्रैस्प करने की क्षमताएं, योग्यताएं अलग अलग होती हैं और हमें सिर्फ उनकी क्षमताओं को, उन कौशलों को विकसित करना है एक शिक्षक के रूप में। हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उनकी व्यक्तिगत स्वच्छता, उनको व्यावसायिक परामर्श ऐसा देना, जो भी शिक्षण पद्धति हम उनको देते हैं, शिक्षा देते हैं, वो उनको कहाँ कहाँ पे व्यवसाय के तौर पर उनको डेवलप किया जा सकता है। बुनियादी शिक्षा में इस समय हमारे प्रेरणा लक्ष्य में 2 ही विषय लिए गए हैं, हिंदी और गणित। ऐसा क्यों है हिंदी और गणित? क्योंकि एक हिंदी विषय ऐसा है जो हमारे जीवन का आधार है और एक हमारा गणित विषय ऐसा है जो हमें व्यवहारिक ज्ञान, जीवन का व्यवहारिक ज्ञान देता है, व्यवहारिक सिद्धांतों से हमें रूबरू कराता है। इसीलिए इसमें हिंदी और गणित ही 2 विषयों पर लक्ष्य साधा गया है। अगर हमारे बच्चे इन 2 विषयों में एक्सपर्ट हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं, तो कोई भी विषय उनके लिए सीखना मुश्किल नहीं रह जाता है। तो हमें उनको व्यावसायिक संदर्भ देने हैं, व्यावसायिक उनके रास्ते खोलने हैं। फिर आता है बाल संसद। हमारी प्राइमरी लेवल में बाल संसद के नाम से और जूनियर लेवल में मीना मंच के नाम से ये हमारा एक्टिविटीज़ जानी जाती हैं। और इस समय भी हमारे बीच में मेरी उड़ान प्रतियोगिता चल रही है, जिसके कि आपको कलेक्शन सभी विकास खंडों से आज 20 तारीख तक हमारे पास प्रतियोगिताओं के परिणाम जनपद में आ जाने चाहिए। तो मेरा आपसे ये भी अनुरोध रहेगा इस बिंदु को लेकर के, इसमें भी हम जीवन कौशलों की ही बात कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट की ही बात कर रहे हैं। तो आप अपने बच्चों के माध्यम से ज़्यादा प्रविष्टियां जनपद स्तर पर भेजें ताकि बच्चों का प्रोत्साहन हो सके। फिर हम आते हैं, बात करते हैं आकलन क्या, क्यों व किसका करना चाहिए। आकलन और मूल्यांकन 2 बिंदु हैं हमारे पास। मूल्यांकन से भी हम लोग परिचित हैं और आकलन से भी परिचित हैं, लेकिन आकलन और मूल्यांकन है क्या, इसके भी डिफरेंस को जानना, चूँकि हमें आकलन करना है बच्चों का, और जब तक हम इसके सूक्ष्म अंतर को नहीं समझेंगे तब तक इस प्रक्रिया को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। मूल्यांकन वो होता है जिसमें हम प्रक्रिया में सुधार करते, एक प्रोसेस होता है काम का, उस प्रोसेस में सुधार की आवश्यकता होती है, वो हमारा प्रोसेस मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन में बच्चों का जो व्यवहार परिवर्तन आता है विषय वस्तु को सीखते हुए, उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं, उस तथ्यों के आधार पर हम ये अपना मूल्यांकन सुनिश्चित करते हैं, मूल्यांकन कहलाता है। बच्चों के बीच में हमारी त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं का जो पैटर्न चलता है हमने सिखाया, और उनकी एक लिखित परीक्षा लेकर के हम जो करते हैं और जो उनके मार्क्स आते हैं, वो मार्क्स आने का आपको ये प्रोसेस नहीं समझ में आता कि बच्चे ने नकल करके प्राप्त किए, बच्चे ने याद करके प्राप्त किए, ये बच्चे की कैसी प्रतिभा से आए हैं, ये मूल्यांकन हम नहीं कर पाते। लेकिन उसके जो नंबर आते हैं वही हमें मूल्यांकन दर्शाते हैं कि बच्चे का ये मूल्यांकन हुआ और बच्चा इस स्तर पर पाया गया। लेकिन आंकलन कुछ इससे डिफर है। आंकलन मूल्यांकन का ही छोटा सा अंश है और आंकलन एक फास्ट प्रक्रिया है, फास्ट प्रोसेस है, जो कि परिणामों पर आधारित होता है, विद्यालय विकास का मापदंड है। इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से इसका बहुत गहरा संबंध होता है, जो हम अपनी शिक्षण योजना के माध्यम से जान पाते हैं। आकलन से हमें यह पता चलता है कि छात्र सीखने के क्रम में कहाँ पर है, शिक्षक की कार्य योजना बनाने में वो कितना सहायक है। आकलन से हमें पता चलता है कि उसने कौन से लर्निंग आउटकम प्राप्त हुए, अब उसको बच्चे को, टीचर को आगे बच्चे को क्या सिखाना है, कितना सिखाना है। टीचर जो भी शिक्षण योजना अपनी बच्चों को देता है कक्षा में प्रभावी तरीके से,
बच्चा उसमें से उस लर्निंग आउटकम को, सीखने की प्रक्रिया को कहाँ तक लेकर के गया। जहाँ पर वो प्रोसेस ब्रेक हुआ, जहाँ से आगे से बच्चा नहीं सीख पाया, टीचर उसका आकलन तुरंत कक्षा में उसी समय कर लेता है। जब उसको उसका परिणाम तुरंत जान जाता है शिक्षक, तो अच्छे से उसकी शिक्षण योजना प्रभावित होती है और शिक्षण योजना में उसके सीखने के तरीके के अनुसार हम आकलन प्रक्रिया को बदलते रहते हैं, चेंज भी करते रहते हैं कि बच्चा अब कहाँ पर कितना कैसे सीख पाएगा। हम अपने फॉर्मेट को बदलाव करते रहते हैं। अब आते हैं आकलन क्या, क्यों व किसका। आकलन मूल्यांकन से थोड़ा सा भिन्न है, जैसा कि मैंने आपको बताया। आकलन दो तरीके का होता है, संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक में आकलन जो होता है वो आपका स्थायी होता है। आकलन स्थायी रहता है संज्ञानात्मक पे, जो हम लर्निंग आउटकम देते हैं, क्योंकि उसमें हमने आपसे कहा अभी ERAC पार्ट पे फोकस किया। तो R में जब रिफ्लेक्शन होता है, बच्चे को चिंतन का मौका मिलता है, पार्टनर से सीखने का मौका मिलता है, तो वो ज्ञान, वो लॉजिक, वो अवधारणा बच्चे में पूरी तरह से फिक्स उसके माइंडसेट पे बन जाती है। वो हमारा संज्ञानात्मक आकलन कहलाता है। और उसको हम एक तरह से रचनात्मक आकलन की संज्ञा भी दे सकते हैं, रचनात्मक आकलन भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें सृजन क्षमता, चिंतन की क्षमता का विकास होता है। और जो सह संज्ञानात्मक आकलन होता है उसको हम योगात्मक आकलन कहते हैं। ये मूल्यांकन जो है अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, टेस्ट यूनिट्स होते हैं, इनके माध्यम से हम योगात्मक आकलन को कह सकते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से जो मार्क्स बच्चे को मिलते हैं उसमें ये योगात्मक आकलन आता है। और जो रचनात्मक आकलन होता है, रचनात्मक आकलन में बच्चों की प्रगति में धीरे धीरे सुधार होता है और शिक्षक अपनी शिक्षण योजनाओं में ये जानता चला जाता है कि बच्चा मेरा E ग्रेड से अब D में आया और D ग्रेड से अब C ग्रेड में आया, और उसने कितने लर्निंग आउट को कितने समय में प्राप्त किया, उसकी सीखने की गति कितनी है, अब उसकी गति बढ़ी या वो वहीं का वहीं है। तो ये हमारा आकलन रचनात्मक आकलन कहलाता है। इसीलिए इसको फास्ट प्रोसेस में रखा गया है, क्योंकि वो शिक्षण करते समय टीचर क्लास में तुरंत का तुरंत उसको जान लेता है। आते हैं आकलन कैसे करें। ये हमारे लिए एक टूल के रूप में है। हमें जानना होगा कि हम बच्चे को आंकें कैसे। बच्चों से हम परस्पर बातचीत करके, उन्हें लगातार सुन करके, बच्चे को जितना अवसर हो सुने, उसे बोलने का मौका दें, और जितना आप उसे बोलने का मौका देंगे उसमें अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होगा। बच्चों के लिखित कार्य समूह में करते हुए उनको देखना। वो अपनी बैठक व्यवस्था में, जैसे मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया, कि जो भी काम करें आप ग्रुप वर्क करें। ग्रुप वर्क में भी आपने 6-6 बच्चों का, 5-5 बच्चों का जो ग्रुप बनाया है उसमें भी उनके पार्टनर्स दे दें कि पार्टनर्स के साथ वो काम करें। कहानी लेखन, पिक्चर बुक्स, वर्कशीट्स पहले से तैयार करके जो हम शिक्षण योजना दें उस पर आधारित हमने अपनी वर्कशीट तैयार की हो, जिसके माध्यम से हम आकलन कर सकें कि बच्चा कितना सीख पाया। एक्टिविटी शीट्स के प्रयोग से, प्रोजेक्ट कार्य से, प्रैक्टिकल वर्क करवा करके, सांस्कृतिक, खेलकूद, विद्यालय गतिविधियों में प्रतिभाग करते हुए, बच्चों का मौखिक और लिखित आकलन, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देकर, वीकली टेस्ट लेकर के, आफ्टर 15 डेज टेस्ट लेकर, यूनिट टेस्ट लेकर के हम बच्चों का आकलन सरलतापूर्वक कर सकते हैं। फिर आकलन से प्राप्त फीडबैक का उपयोग। सर नेक्स्ट स्लाइड पे। आकलन से प्राप्त फीडबैक का उपयोग करके बच्चों के साथ, स्वयं शिक्षकों के साथ और अभिभावकों का फीडबैक लेके, जब हम ये परंपरा अपने में एक नई हमको विकसित करनी होगी कि बच्चे से फीडबैक कैसे लिया जाए और बच्चा फीडबैक देगा कैसे, ये बच्चे को भी सीखने का अवसर मिलता है। अपने सह शिक्षकों के साथ, अपने साथी शिक्षकों का भी हम अपने टीचिंग प्लान को पढ़ाते समय उसका फीडबैक ज़रूर कलेक्ट करें, जो कि हमें एक पॉजिटिव मोटिवेशन देगा कि हमारे शिक्षण प्लानिंग में
कहाँ पे हमारी कमी रह गई और हमें कितना और अपने में इम्प्रूवमेंट लाना है। अगर हम अपने आप को एक अच्छे शिक्षक के रूप में डेवलप करना चाहते हैं तो हमें अपने उस कमेंट बॉक्स में अपने को सारे टीचर्स के कमेंट्स को ज़रूर लेना होगा एक फीडबैक के रूप में कि हम अपने में सुधार कैसे करें। और अभिभावकों को बच्चों का फीडबैक दे करके और अभिभावकों से अपने विद्यालय का फीडबैक ले करके भी हमको दोनों काम करने होंगे। प्रत्येक बच्चे से उसके काम के बारे में बातचीत करना और फिर सुधार करना कि इसमें क्यों बच्चा हमारा उस लर्निंग आउटकम को देर से हासिल कर पा रहा है, कितना कर पा रहा है, उस बिंदु को तय करना। बच्चों से के काम का कंपैरिजन करना कि उसने वो भी पॉजिटिव सोच के साथ, निगेटिव कमेंट के साथ नहीं, पॉजिटिव कमेंट के साथ कि बेटा तुमने पहले जोड़ के सवाल तुम नहीं लगा पा रहे थे, अब तुम जोड़ के सवाल लगा ले रहे हो, अरे तुमको तो जोड़ करना आ गया। तो इस सकारात्मक फीडबैक को जब हम बच्चे के बीच में लाएंगे तो बच्चा प्रेरित होगा, प्रोत्साहित होगा। बच्चे को हमें निगेटिव कमेंट कोई नहीं करना है। शिक्षक की आगामी शिक्षण योजना बनाने में, ये सब गतिविधियां तय करने में, शिक्षण अधिगम की कार्य योजना बनाने में ये सारे बिंदु हमारे सहायक होंगे। उसके बाद एसएमसी और पीटीए मीटिंग्स में बच्चों की विषयों की प्रगति के बारे में पेरेंट्स के साथ चर्चा करना, एसएमसी के साथ चर्चा करना। जितना हम एसएमसी को अपने संपर्क में रखेंगे उतने हम अपने विद्यालय विकास योजना को अग्रसर कर पाएंगे। हमारे जितने भी अध्यापक हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं इस कॉन्फ्रेंसिंग में, विद्यालय नेतृत्व विकास और नेतृत्वकर्ता के गुण क्या होने चाहिए, अच्छा नेतृत्वकर्ता कैसा होना चाहिए, हमारे कंपोजिट स्कूल के प्रधानाध्यापकों के कंधों पर बहुत सा दायित्व है। उनकी क्षमताएं बढ़ चुकी हैं, उनको भी अपनी क्षमताओं को और भी बढ़ाना होगा इस पॉजिटिव सोच के साथ। तो मैं आपको नेतृत्वकर्ता के बारे में बात करना चाहूँगी। एक कुशल नेतृत्वकर्ता वह होता है जो दूरदर्शिता के साथ किसी स्पष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने सभी शिक्षक साथियों को अभिप्रेरित करते हुए प्रयास करता है और अंततः अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करता है। वही एक कुशल नेतृत्वकर्ता होता है। एक लीडर वही होता है हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। और एक अच्छा नेतृत्वकर्ता बनने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको भी अपनी क्षमताओं में वृद्धि करनी पड़ेगी, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ग्रूमिंग करना पड़ेगा, हार्ड वर्क, एनकरेज होना और एनकरेजमेंट करना, सब अपने स्टाफ के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, पॉजिटिव दृष्टिकोण, हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना, दूरदर्शिता, अपने विद्यालय के विकास के लिए अपनी दूरदर्शिता के साथ प्लानिंग करना, कार्य योजना बनाना, और सबसे स्ट्रॉन्ग आता है अपने विषय का ज्ञाता। जो अपने विषय का ज्ञाता होता है वही एक अच्छा पथ प्रदर्शक, एक अच्छा मार्गदर्शक होता है। इसलिए हमें अपने विषय का ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और साथियों, इस कोविड-19 महामारी के समय हमें ऐसा समय मिला है कि हम अपने समय का सदुपयोग करें, अपने विषय का भंडारण करें, जिससे अच्छी कार्य योजना बनाने में हमें सहायक हो और हम अपने विद्यालय की उस कार्य योजना को बना करके अपने बच्चों के समक्ष लेकर के जाएँ। पहले से अपना ये प्लान कर लें। कार्यकुशलता, निपुणता भी आप में तभी आएगी और संस्था के लिए समर्पण का भाव, जब आप ये जान लेंगे मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक वही है। प्रभावी बिंदु आपको बताए अपने नेतृत्व क्षमता की विकास के लिए और संस्था के लिए समर्पण का भाव। जब तक हम एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते, क्योंकि अच्छा शिक्षक वही होता है जो शिखर तक ले जाए, वही शिक्षक होता है। और जब हमारे में समर्पण का भाव होता है तभी हमारे में एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के गुण होते हैं। चूँकि हम कंपोजिट स्कूल के हेडमास्टर्स हैं तो हमें अपने व्यवहार में अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व को बनाने के लिए इन सब चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। और एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो 3 बिंदुओं पर ज़्यादा फोकस करके चलता है। 3 P का कॉन्सेप्ट, P फॉर प्रिपेयर, P फॉर प्रेजेंटेशन एंड P फॉर पार्टिसिपेशन। आप जितना अच्छा शिक्षक बनना चाहते हैं उतनी अपनी पहले से तैयारी रखें, अपनी प्रिपरेशन के साथ अपने क्लास में जाएं और अपने प्रेजेंटेशन, अपनी प्रस्तुतिकरण को प्रभावशाली तरीके से बच्चों के बीच में रखें
और उस प्रस्तुतिकरण के साथ साथ जब आप देखेंगे आपका प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण होगा तो आपके बच्चों का पार्टिसिपेशन 100%, आपके स्टाफ का पार्टिसिपेशन आपके साथ 100% होगा। आगे हमारी स्लाइड्स है सर, विद्यालय नेतृत्व विकास। विद्यालय नेतृत्व विकास में 3 बिंदु हमारे लिए सहायक हैं। शैक्षिक नेतृत्व के प्रकार में निरंकुश नेतृत्व, लोकतांत्रिक नेतृत्व और स्वतंत्र शैली। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा लोकतांत्रिक नेतृत्व। चूँकि लोकतंत्र व्यवस्था में हम अपने प्रशासन को मजबूत रखते हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने अनुशासन व्यवस्था को बनाए रखते हुए अपने विद्यालय का विकास करें, अपने स्टाफ के ऊपर अपना कंट्रोलिंग करके और सबको स्वतंत्र रूप से कार्य करने की उनकी क्षमताएं देते हुए, उनके अधिकार देते हुए उनको अपना कार्य करने दें। और लेकिन अनुशासन एक नेतृत्वकर्ता के रूप में, हेडमास्टर के रूप में, वो एडमिनिस्ट्रेटर का काम हम अपने विद्यालय में करें। विद्यालय विजन, विद्यालय रूपांतरण के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत आवश्यक है और उस पॉजिटिव सोच के साथ, उस विज़न के साथ काम करना। जो परिवर्तन हम ला पा रहे हैं, जो चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं, उनको समझना, उनका आंकलन करना, कहाँ पे हमारे सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनका समाधान हम पॉजिटिव सोच के साथ कैसे करेंगे। विद्यालय विकास योजना के माध्यम से विजन में रूपांतरण करना, जहाँ पर ब्रेक हो रहा है, जहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उस विज़न को समझते हुए हम आगे की कार्य योजना की प्लानिंग करते हैं और लगातार समीक्षा और संशोधन के माध्यम से परिवर्तनों को समझना, ये बहुत ज़रूरी है। व्यावसायिक दक्षता का विकास करना, विद्यालय रूपांतरण की कुंजी में हम 3 कौशलों को लेकर चलते हैं: संज्ञानात्मक, सहसंज्ञानात्मक और पाइस्कोमीटर की समझ का विकास करना। इन जैसे कि मैं पहले भी चर्चा कर चुकी हूँ, संज्ञानात्मक विकास, रचनात्मक विकास कैसे होता है और योगात्मक विकास कैसे होता है, इन्हीं कौशलों का बच्चों में विकास करना। शिक्षकों के मुद्दों और समस्याओं की समझ और उनका निराकरण समय समय पर करते रहना, ताकि समस्याएं ही आगे समस्याओं को जन्म देती हैं, तो समस्याएं ना हो उसका हम समय समय पर निराकरण करते रहें। कक्षा के अंदर और बाहर छात्र शिक्षक संवाद को सुनना और सहज बनाना। एक शिक्षक के रूप में, एक हेडमास्टर्स के रूप में, नेतृत्वकर्ता के रूप में हमारा ये दायित्व है, हम अपने टीचर से भी संवाद स्थापित करें और अपने बच्चों के साथ भी निरंतर संवाद करते रहें और उनकी समस्याओं को सुगम करते रहें। शिक्षकों के नेतृत्व और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देना, उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए बढ़ावा देना, ऐसी योग्यताओं का, ऐसी क्षमताओं का विकास कर सकें कि वो इस पढ़ाई का यूज़, इन दक्षताओं का यूज़ अपने जीवन कौशलों को बढ़ा करके अपने भावी जीवन को सुदृढ़ बना सकें। विद्यालय नेतृत्व विकास में सामुदायिक सहभागिता और अपने विद्यालय के विकास करने में आप एसएमसी का, एसडीपी का जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग ले सकते हैं, जितना ज़्यादा यूज़फुल बना सकते हैं, अपने सोशल रिलेशंस के माध्यम से बना सकते हैं। इसलिए आपको उसको विकास में सहयोग लेने के लिए आपसी तालमेल, आपसी संवाद समुदाय के बीच में आपको स्थापित करना होगा। समावेशी शिक्षा, जिसमें विविध प्रकार के शारीरिक, मानसिक, परिवेशीय और जाति विविधताओं के बच्चे हमारी कक्षाओं में होते हैं। इस दिव्यांग बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझना और उनको समय समय पर समाधान उपलब्ध कराना एक अच्छे प्रधानाध्यापक का दायित्व, नेतृत्वकर्ता का दायित्व होता है। रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, अपने सभी प्रकार के अभिलेखों का डॉक्यूमेंट्स का निर्धारण करना, रिपोर्ट्स बनाना और विभाग को प्रेषित करना, उसकी योग्यता को आपको अपने में विकसित करना, रिपोर्ट की विश्वसनीयता बनाना और डेटा एनालाइज करना, जैसा कि SAT 2 के भी परिणाम आ चुके हैं, SAT 1 के आपके पास हैं। उस डेटा को एनालाइज करना कि मेरे सभी छात्र किस किस ग्रेड पर रहे, अब मुझे कहाँ कहाँ पर मेहनत करनी है, प्रेरणा लक्ष्य को लेकर के चलना है और प्रेरणा लक्ष्य को हासिल करने के लिए कहाँ पे मेरे लिए चुनौतियाँ हैं। ये सारा डेटा विश्लेषण एक हेडमास्टर्स होने के नाते हमको समय समय पर करते रहना है। लास्ट में आता है शैक्षिक गतिविधियाँ, समय सारणी। एक अच्छे विद्यालय को चलाने के लिए हमारा टाइम टेबल बहुत ही इफ़ेक्टिव होना चाहिए कि हमारे पास टीचर्स कितने हैं, हमें अपने टाइम टेबल की प्लानिंग जितनी मजबूती से हम कर सकेंगे उतना ही अपने विद्यालय को आगे लेके जा सकेंगे।
शिक्षण योजनाओं के उदाहरण कलेक्शन करना, अपने टीचर स्टाफ को ये प्रेरित करना कि वो इस समय का सदुपयोग अपने विषय वस्तु को संकलित करते हुए अच्छी शिक्षण योजनाओं का निर्माण करें, ताकि जब विद्यालय खुले तो हम अपनी शिक्षण योजनाओं के साथ अपने बच्चों के बीच में हो, उस समय हमें अपना समय व्यर्थ ना करना पड़े। तो इसलिए शैक्षिक गतिविधियाँ, शैक्षणिक योजनाओं का संकलन इस समय करें। और हर विद्यालय में, हर गांव में एक आध बच्चा ऐसा ज़रूर होता है जो कि बहुत ही प्रतिभावान होता है, चाहे वो उसके सिंगिंग कंपटीशन में हो, लिखित में हो, उसके अंदर कोई भी प्रतिभा हो, उस प्रतिभाओं का संकलन, उनको जुटाना, उनकी केस स्टडीज़ करना और उसको जनपद लेवल पर हमारे BSA महोदय ने बहुत से उनके लिए उत्साहवर्धक कार्यक्रम नियोजित किए हुए हैं। उन केस स्टडीज़ को हमें उपलब्ध कराने के लिए भी अग्रसर रहना चाहिए। NCF 2005, राइट टू एजुकेशन 2009 की अवधारणाओं को समझने का प्रयास करें कि राइट टू एजुकेशन और NCF 2005 ने जो शिक्षा की अवधारणाएं हमारे बीच में उतारी हैं कि रटंत्र प्रणाली से शिक्षा दूर हो और एक ऐसा शिक्षा का विमुखीकरण हो जो कि हमारी एक सुनियोजित प्लानिंग के साथ हम बच्चों के बीच में आए, थोड़ा सा उसके ऊपर अध्ययन करें। उपयोगी वेबसाइट्स का प्रयोग करना, प्रार्थना सभा, संध्याकालीन सभाओं की रूपरेखा तैयार करना, बच्चों के में जब भी महापुरुषों की जयंतियां हम मनाएं तो उनको उनके विषय में जानकारी देना, उनको प्रेरित करना कि बच्चे हमारे उन महापुरुषों से की जीवनी से कुछ न कुछ ज्ञान हासिल कर सकें। और बेसिक शिक्षा विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था और अन्य विभागों में समन्वय स्थापित करते हुए अपने एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के दायित्व को अच्छे से निभाना और अपनी सौम्य वातावरण और सौम्य शब्दावली के माध्यम से अपने सोशल रिलेशंस को मजबूत बनाना। एक अच्छा नेतृत्वकर्ता, एक अच्छा शिक्षक वही होता है और वही प्रभावी शिक्षण कर सकता है, क्योंकि शिक्षक वो होता है जो कि स्वयं दिए की तरह जलता है और खुद को जला करके दूसरों के जीवन में रोशनी देता है। अंत में मैं अपने शिक्षकों को उनकी प्रेरित करते हुए 2 शब्द कहना चाहूँगी। खुद जलकर दियों की तरह बच्चों को रोशनी देने वाले, अगर गलती कर भी दे बच्चे तो बार बार उन्हें समझाकर सही राह पर लाने वाले, हे शिक्षक तुझे सलाम, मेरा नमस्कार। मैं आपसे यही अनुरोध करूँगी अपने शिक्षक साथियों से